हेलो जी। क्या हाल है मैम? थोड़े थोड़े तो बढ़िया रहते ही हैं। बिल्कुल बढ़िया रहने ही चाहिए। और अब हम आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 तक हम लास्ट सेशन में ले चुके हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना, आप सीधा प्लेलिस्ट पे जाओगे। ये सब आपका कंटिन्यूएशन में ही रहेगा। तो पहला लेक्चर हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं अप टू द आर्टिकल नंबर 15। आज हम थोड़ा सा उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। एक या एक और लेक्चर लगेगा जिसमें हम ये की कंसेप्ट खत्म कर देंगे। उसके बाद आपकी आएगी टॉप 50 एमसीक्यू सीरीज। टॉप 50 एमसीक्यू सीरीज में ये रहेगा जितने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका चैप्टर है उसमें से जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते थे, तो वो 50 क्वेश्चन मैं बना चुकी हूँ। तो वो कंसेप्ट खत्म होने के बाद वो वीडियो हम लोग करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 16 पे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ सेम वही कंसेप्ट है। ऐसा नहीं है कि मेल को जॉब की प्रेफरेंस दी जा रही है, फीमेल को नहीं। ये सारी जो चीजें होती है, जैसे हम कहते हैं कि कोई अगर छोटी जगह से आया हुआ है तो हम उसको एमएनसी में जॉब ना दें, तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी। ठीक है। ऐसा आप कंडीशन भी नहीं आपको लगानी है कि अगर आप दिल्ली बेस्ड कंपनी है तो आप प्रेफरेंस दिल्ली वाला पर्सन चूज कर रहे हैं, अदर वाले में क्वालिटीज हैं और आप उसको चूज ना करें। बट मैम ऐसा तो बहुत जगह होता है, ऐसे कैसे आप कह रहे हो? हाँ जी, होता है, बहुत जगह होता है, बट एज पर द आर्टिकल्स, एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको इक्वालिटी दी गई है फॉर द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है। लॉ का देखो सबसे अच्छा तरीका एक होता है कि वो एक्सेप्शन जरूर लेकर आता है अपने साथ। तो लॉ में पहला एक्सेप्शन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या आया? ये आया, पार्लियामेंट कैन मैंडेट रेजिडेंस इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर सर्टेन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कुछ कुछ केसेस में आप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेम, अगर हमने कोई रिजर्वेशन रखी हुई है बैकवर्ड क्लास के लिए, उसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को तो ऑलरेडी प्रेफरेंस दी जाती है, तो उनको वो प्रेफरेंस मिलती रहेगी। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, एक और जो आता है आपका अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसी। दैट मीन्स अगर आप कोई वैकेंसीज आपके पास है और उसको आप अभी वैकेंसी रिजर्व करके रखना चाहते हो, वो कुछ फ्यूचर ईयर तक कर सकते हो विदाउट अफेक्टिंग 50% रिजर्वेशन कैप। ये कुछ कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। वीकर सेक्शंस जो होता है उनको भी 10% दिया जाता है। तो ये आर्टिकल नंबर 16 है। इतना ध्यान में रख लो कि इट्स ऑल अबाउट द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इक्वालिटी। ठीक है जी। अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी क्या था? मैम ये तो कोरोना में तो डिस्टेंस में था। हाँ, कोरोना वाले टाइम की बात एक अलग है, बट एक टाइम था कि हमने कभी अपने घर में बड़ों से सुना होगा कि आप उनको टच नहीं कर सकते, उनको टच नहीं। तो ये जो कंसेप्ट था, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संविधान में इसको भी हटाया गया बाय द आर्टिकल नंबर 17 कि अनटचेबिलिटी का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। ओके। आप मतलब कास्टिज्म के अंदर वो जो होता है ना अनटचेबिलिटी वाला सिस्टम, वो हट जाना चाहिए। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स क्या होते हैं? No titles other than their military or academic distinction shall be conferred by the state. स्टेट के अंदर यही आता है और कोई वो नहीं टाइटल दे सकते। इंडियन सिटीजन कैन नॉट एक्सेप्ट टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट्स। ये सब कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी होती है। ठीक है। इतना ओवर डिटेल इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। आ जाओ जी नेक्स्ट। आर्टिकल नंबर 19, राइट्स रिलेटिंग टू फ्रीडम। We can free to speak, we can free to practice, we can choose
एनी प्रोफेशन विच वी वांट टू डू। देखो नॉर्मल है। 6 फंडामेंटल फ्रीडम है जिसमें से हम पहला लेते हैं स्पीच और एक्सप्रेशन। आप किसी को भी ये नहीं कह सकते उसने इस तरीके से फेस करके क्यों बोला, ठीक है? क्यों? बिकॉज दैट पर्सन हैज अ राइट टू स्पीक, हैज अ राइट टू एक्सप्रेस, कहते हैं ना फेशियल एक्सप्रेशन देने का उनके पास राइट है। नेक्स्ट आता है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। असेंबल हो सकते हो आप लोग, शांति से जुड़ सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि हथियार लेके पहुंच गए, नो। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यू जैसे आज के टाइम में आपको पता है सोसाइटीज वगैरह होती है, वहां पे अपना खुद का एक एसोसिएशन रहता है, उन सब चीजों पे आप फोकस कर सकते हो। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया, घूमो फिरो, है ना, उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रिसाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, बट इसके अंदर भी एक आधी एक्सेप्शन आप ये मान के चल सकते हो कि ऐसा ना हो कि आपने किसी तरीके का कोई गलत काम कर रखा है तो जरूरी नहीं है इंडिया आपको उस चीज की पनाह दे। अगर किसी पर्सन पे रिस्ट्रिक्शंस है उनको नहीं दिया जाता, लाइक सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश से लोग बिना वीजा के आ जाते हैं। मैम ऐसा होता है? हाँ होता है, ऐसा होता है। काफी डंकी मूवी के अंदर आपने देखा है ना, बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग, विदाउट हैविंग वीजा, विदाउट हैविंग एनी थिंग्स विद देम। तो वो लोग जब ऐसे काम करते हैं उनको रिसाइड अवेलेबल नहीं है। प्रैक्टिस आप किसी भी तरीके का बिजनेस कर सकते हो, दैट मस्ट बी प्रॉपर, ओके। आ जाओ जी, रिस्ट्रिक्शंस क्या रहती है? रिस्ट्रिक्शंस आपकी जो होंगी वो रिजनेबल होगी और एज पर लॉ रहेगी, जिससे हमारी इंडिया की कोई भी कोर्ट कंटेम्प्ट ना हो, इनडेफिमे सॉरी मोरालिटी ना ब्रेक हो, सिक्योरिटी ना ब्रेक हो, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, जो इतने अच्छे अच्छे हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल वर्ड्स हैं, ये सब आपके किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचने चाहिए। आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हाँ जी, अपनी लाइफ को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो और पर्सनली आप लिबरल। हाँ मैम, थोड़ा सा कहने में अच्छी नहीं लग रही बात, हाँ ठीक है। इंडिया के अंदर बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे हैं आज के टाइम में, कॉन्टिन्यू सुनने में आता है न्यूज़ में कि यू कैन प्रोटेक्ट योर लाइफ, यू हैव अ पर्सनल लिबर्टी, दैट यू कैन मूव, you are free to go here or there where you want, you can choose any professional life which you want to pursue, that's a very simple thing, ये normally हमारी लाइफ में चल रही है, बट ठीक है, संविधान में लिखा है कि आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हो और आपको हम लिबर्टी देते हैं अपनी लाइफ को पर्सनली जीने की, ठीक है। सम केसेस आर देयर जो हमें अलाउ नहीं करते कि आप अपने आप को कभी भी प्रोटेक्ट समझ सकते हो, बट ठीक है, कानून में तो लिखा गया है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर आप सेल्फ डिफेंस में कोई भी एक्शन लेते हो तो वो अलाउेबल रहता है, ठीक है जी। राइट टू एजुकेशन, भाई 6 साल से 14 ईयर्स तक के बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन कहा गया है। अब कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, उसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। आर्टिकल नंबर 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। हाँ जी, कोई भी पर्सन को आप अरेस्ट नहीं कर सकते without having any ground of arrest and must be produced before a magistrate within 24 hours। मैजिस्ट्रेट के आगे आपको विदिन 24 आवर्स सामने वाले को लेके आना पड़ेगा। एक्सेप्शंस है, एनिमी एलियंस पे ये नहीं लगता, उनको आप कभी भी अरेस्ट कर सकते हो।
राइट्स अगेन एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। देखो आर्टिकल नंबर आप ध्यान रखो, थोड़ा सा उनके बारे में ध्यान रखो, यू कैन इजीली सॉल्व द एमसीक्यू। विल टेक एमसीक्यू राउंड, मैंने जैसा कहा आपको एक और सेशन आपका थ्योरी रहेगा, उसके बाद आपका एमसीक्यू आ जाएगा। हाँ जी, आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, beggar and other forms of forced labor. Any violation of Article 23 is a punishable offense under the law. देखो सीधी सी बात है, अगर आप किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशंस कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, बेमतलब की कोई भी ऐसी चीजें लेके आ रहे हो दैट इज नॉट बियरेबल एंड अफोर्डेबल, तो उस केस में दैट ऑफेंस इज काउंटेबल एज अ punishable offense. Article number 24 prohibits the employment of children below 14 years of age in factories, mines, or any other hazardous employment. See, it comes from the Child Labor Act that under the age of 14 years आप कोई भी बच्चे को काम नहीं करने दोगे, लाइक फैक्ट्रीज, माइंस या कोई भी ऐसी जगह पे काम करना जो कहीं ना कहीं से हार्मफुल है, तो 14 ईयर्स से जो बिलो हैं, अंडर हैं, वो उनको अलाउेबल है ही नहीं। नेक्स्ट आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यस, हाँ जी, आप अपने हिसाब से अपना रिलीजन देख सकते हो। सब्जेक्ट पब्लिक ऑर्डर होना चाहिए, मोरालिटी होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए। क्या आप अपना रिलीजन चेंज कर सकते हो? यस यू मे, आप कर सकते हो विदाउट हैविंग एनी इशू। ठीक है जी, हाँ, जो उनका प्रोसीजर होगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आर्टिकल 26 क्या कह रहा है इस पॉइंट पे? आप अपना रिलीजियस अफेयर्स खुद देख सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप किनके साथ एसोसिएट हो रहे हो। ट्वेंटी 28 में ऐसा कुछ खास नहीं है। आ जाओ जी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ठीक है, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो आपको सीएस में भी आगे काम आएगा, मैं वो आपको हाईलाइट करवा देती हूँ। वन सेकेंड। ये आपके इंटरप्रिटेशन वाला जब भी सब्जेक्ट आएगा उसमें ये आएंगे, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ में। एक होता है आपका हैबिस क्रॉप्स, ये रिलीज करता है फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन, ये आपको याद रखना जरूरी है। मैंडामस का क्या है? कमांड टू अ पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म द ड्यूटीज, प्रोहिबिशन टू स्टॉप अ लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग द जुरिडिक्शन। नेक्स्ट आपका आता है सर्टोरई, वो उनका क्या है? ट्रांसफर अ केस टू अ हायर कोर्ट फॉर रिव्यू। क्यू वारंटो का क्या होता है? क्वेश्चन द लीगैलिटी ऑफ अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। ये कुछ भी याद करो ना करो, ये जरूर याद कर लेना। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये याद जरूर रख लेना। देखो कुछ कुछ चीजें जो लगता है उसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा ही बनेगा, वो मैं आपको जरूर बताती हुई चल रही हूँ। नेक्स्ट आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज 51A। आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है? पहले, रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। नेशनल आइडल बनो, और जो आपके नेशनल आइडल्स रहे हैं फ्रीडम फाइटर्स, उनको भी सैल्यूट दो।
अपहोल्ड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, देखो अपलोड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दैट इज द मेन वर्क विच एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव टू फॉलो। डिफेंड द नेशन, अपने नेशन को डिफेंड करो। प्रमोट हार्मोनी, मतलब प्रॉपर जैसे सॉफ्ट कॉर्नर रहो, ठीक है, ब्रदरहुड, भाईचारा। नेक्स्ट आते हैं प्रिजर्व कल्चर हेरिटेज, अपने अपने कल्चर्स को प्रिजर्व रखो। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, safeguard public property, strive for excellence, provide education. All the points, all the constitution is comprised under article number 51. अब आते हैं एक और सेक्शन पे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट पड़ेगा। गवर्नर, क्वेश्चन इनमें से बन सकते हैं। गवर्नर पोजीशन एंड अपॉइंटमेंट क्या है? गवर्नर होल्ड करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द स्टेट आर टेकन अंडर द नेम ऑफ गवर्नर। ये आपको ध्यान रखना। अपॉइंटमेंट कौन करता है गवर्नर की? द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड होल्ड ऑफिस एट द प्रेसिडेंट प्लेजर। टर्म क्या रहता है? नॉर्मली 5 साल, ठीक है, बट वो कभी भी रिमूव कर सकता है। कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। मल्टीपल स्टेट, यस, गवर्नर 2 और मोर स्टेट्स के लिए एक ही गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पर्पस। एग्जीक्यूटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती है? एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, other minister, advocate general, member of the state public service commission. Council of ministry, governor act based on the advice of the council ministry, जो chief minister head करते हैं। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर्स, गवर्नर के पास प्रॉपर स्टेट लेजिस्लेटिव है, वो चाहे तो समन दे सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है जी, ऑर्डिनेंस पावर भी है, जुडिशियल पावर्स भी हैं। ये पावर्स के बारे में इसमें इतना वो नहीं है जो एमसीक्यू में आ सकता है, बट ये पॉइंट आ सकता था, ठीक है। इतना लेंगे आज के सेशन में। उसके बाद जो ये है ना आपका मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 1951 से 2023 तक क्या रही, एंड एमसीक्यू पैटर्न एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है जी। तब तक आप ये फर्स्ट और सेकंड सेशन दोनों को रिवाइज करो, तो आपको फिर एमसीक्यूज करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो टिल देन, बाय, टेक केयर।